हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बेड सोर के बारे में, जिसमें हम डील करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार बेड सोर होता क्या है। ठीक, इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद उसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स के बारे में, वार्निंग साइंस ऑफ बेड सोर के बारे में, देन हम स्टेजेस एंड कॉमन साइट ऑफ बेड सोर के बारे में जानेंगे। ठीक, फिर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन एंड द नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में देखें तो कौन कौन जो अदर टर्म्स यूज़ होते हैं बेड सोर के लिए वे हैं बेड डेक्यूबिटस अल्सर, प्रेशर इंजरी, प्रेशर सोर। ये सारे टर्म्स हैं बेड सोर के ही। Peoples most at risk of bed sore have medical conditions that limit their ability to change their position। इसमें ये कहा गया है कि मोस्टली ऐसे मेडिकल कंडीशंस देखे गए हैं जिनमें क्या होता है कि पेशेंट होता है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है। ठीक, वो एक ही पोजीशन में लंबे समय से रहता है, जिसके कारण क्या होता है बेड सोर होने के चांसेस रहते हैं, इवन बेड सोर होते भी हैं। देन डेफिनेशन में देखें तो प्रेशर अल्सर ऑल्सो नोन एज बेड सोर और डेक्यूबिटस अल्सर प्रेशर इंजरी। बेड सोर इज़ डिफाइंड एज इट इज़ अ लोकलाइज इंजरी टू द स्किन। मीन्स ये लोकलाइज इंजरी है। ठीक है, कहाँ पे? तो अंडरलाइन जो टिश्यूज़ होते हैं, जो बॉडी के प्रोमिनेंस एरियाज़ होते हैं, जैसे कि नी हो गया, स्कैपुलर रीजन हो गया। ठीक, ये बॉडी के प्रोमिनेंस एरियाज़ हैं, यहाँ पे क्या होता है बेड सोर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जिस वहाँ पे क्या होता है कि प्रोलॉन्ग समय से जो प्रेशर रहता है वो रिलीव नहीं हो पाता है, इसी कारण वहाँ पे बेड सोर हो जाता है। दी फॉर्म बिकॉज ऑफ सिटिंग और लाइंग इन वन पोजिशन फॉर टू लॉन्ग। मीन्स ये किस बेड सोर किस कारण होता है? क्योंकि पेशेंट जो है या फिर जो व्यक्ति है वो लंबे समय से एक ही पोजीशन में लाई कर रहा हो या फिर बैठा हो, इसी कारण क्या होता है वहाँ पे प्रेशर रिलीफ नहीं हो पाता है, देन वहाँ पे प्रेशर सोर होने लगता है। This lead to cutting down of blood circulation of part of your body and damaging सराउंडिंग टिश्यू। इसमें ये कहा गया है कि क्या होता है कि जब लंबे समय से पेशेंट एक ही पोजीशन में रहता है, ठीक है, और जो प्रेशर होता है वो रिलीफ नहीं हो पाता है, जब क्या होता है उस एरिया में जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है, कट डाउन होने लगता है, जिसके कारण क्या होगा वहाँ की जो सराउंडिंग टिश्यूज़ वगैरह हो उसमें जो सेल्स वगैरह टिश्यूज़ हैं वो डेथ होने लगते हैं, इसके कारण नेक्रोसिस डेवलप हो जाता है। ठीक, डैमेज हो जाता है वो एरिया वहाँ पे, इसी कारण क्या होता है अल्सर यानी प्रेशर अल्सर क्रिएट हो जाता है। फिर हम डील कर रहे हैं कॉजेस, मतलब वे क्या क्या कारण है जिसके कारण बेड सोर होता है। ठीक, तो पहला तो हो गया प्रेशर मतलब इसमें क्या होता है कांस्टेंट प्रेशर रहता है बॉडी के प्रोमिनेंट एरियाज़ वगैरह में, ठीक है, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। ठीक, फिर जैसे कि आपको पता है कि किसी भी बॉडी एरिया में टिश्यू सेल्स को ऑक्सीजन डिलीवरी मतलब रिक्वायरमेंट होता है ताकि क्या हो वो फंक्शन कर सके प्रॉपरली, बट वहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वहाँ पे जब ऑक्सीजन टिश्यूज़ को नहीं पहुँचेगा ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे डेथ होने लगता है सेल्स का, टिश्यूज़ का। ठीक, तो ये डायरेक्ट प्रेशर लग रहा है उस एरिया पे, इसी कारण वहाँ पे प्रेशर अल्सर क्रिएट हो रहा है। देन फ्रिक्शन में ये कहा गया है जैसे कि क्या होता है कि अगर जो पेशेंट है, ठीक है, वो लंबे समय से अगर जैसे बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है, और उस बेड पे रिंकल्स वगैरह हैं, ठीक, तो उसके कारण भी क्या होता है जब बॉडी से रब होगा वो एरिया, ठीक है, जब मतलब कि जो बेड है क्लॉथ्स हैं बेड के क्लॉथ्स, ठीक है, बेडशीट वगैरह, अगर वो बॉडी से स्किन से रब हो रहे हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, देन वहाँ पे भी क्या होता है इसके कारण क्रिएट होता है प्रेशर अल्सर। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए कि बेड मेकिंग करते वक्त बेड मेकिंग एकदम प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी रिंकल्स वगैरह ना प्रेजेंट हो, जिससे स्किन को कोई इंजरी ना हो पेशेंट के। ठीक, People who develop a pressure sore may have spent a lot of time sitting in a chair or lying in bed। मीन्स हो सकता है वो जो पेशेंट बेड सोर जिन पेशेंट को हुआ है वो या तो लंबे समय से बैठे हो एक ही पोजीशन में या फिर लाई कर रहे हो एक ही पोजीशन में। ठीक है, फिर वेयरिंग अ प्रोस्थेटिक्स और सर्जिकल अप्लायंस, मीन्स अगर वो ये सब पहन रहे हो उनके कारण भी हो सकता है। ठीक, वेयरिंग इल फिटेड शूज़ और क्लॉथिंग विथ इलास्टिक, मीन्स क्या कहते हैं वो फिटेड शूज़ नहीं है, प्रॉपर शूज़ वगैरह नहीं है, ठीक है, क्लॉथिंग है प्रॉपर नहीं है, इसके कारण भी क्या होता है बेड सोर होते हैं। फिर रिस्क फैक्टर्स, वे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके कारण अब हम डील करने वाले हैं, जिनके कारण क्या होता है कि बेड सोर क्रिएट हो जाता है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो इमोबिलिटी, यानी पेशेंट जो है वो इमोबाइल है, हो सकता है वो अनकॉन्शियस पेशेंट हो, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोई पेशेंट हो, ठीक है, या फिर क्या हुआ है कि उसको कोई पैरालिसिस वगैरह हुआ हो उन पेशेंट को, ठीक है, मतलब कि वो मोबाइल नहीं हो पा रहे हैं, यानी अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने एरिया, मतलब कि हैंड लेग्स या फिर किसी भी एरिया को मूव नहीं कर पा रहे हो, इमोबाइल है, देन वहाँ पे भी क्या होता है, रिस्क फैक्टर रहता है, किस लिए, प्रेशर से क्रिएट होने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है इनकॉन्टिनेंसी, skin become more vulnerable with extended exposure to urine and stool, means incontinency, यानी पेशेंट, सपोज जो पेशेंट है वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, उसको किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण वो एडमिट हुआ हो, चाहे हॉस्पिटल या फिर घर पे भी हो, किसी भी मेडिकल कंडीशन के कारण वो बहुत समय से बेड पे हो, और जो मतलब यूरिन वगैरह पास आउट करने के लिए वॉशरूम नहीं जा पा रहा हो, बेड पे ही कर रहा हो, तो क्या है कि अगर उसका एरिया क्लीन नहीं होगा, ठीक है, अगर बेड पे ही एक्सपोज हो जा रहा है, बेडशीट पूरे वेट है, ठीक है, तो क्या है कि वो जो स्किन, वो इन्फेक्शन कॉज करेगा स्किन को, ठीक है, इसके कारण भी क्या होगा, बेड सोर होगा। लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन, ठीक है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, या फिर कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, या फिर अदर मेडिकल कंडीशंस है जिसमें क्या हो रहा है कि सेंसेशन लॉस हो जा रहा है उस एरिया का, ठीक है, तो वो पेशेंट जो होगा वो मतलब उस एरिया में पेन वगैरह फील नहीं कर पा रहा है, डिस्कम्फर्ट, मतलब कि उसको डिस्कम्फर्ट है, बट वो मतलब कि वो एरिया को फील मूव वूव नहीं कर पा, वहाँ के सेंसेशन लॉस हो गया है, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, वो मतलब वो एरिया पैरालाइज होगा, देन मूव वगैरह नहीं करेगा, तो वो जो एरिया है वो प्रोलॉन्ग समय से उसी तरह मतलब पड़ा रहेगा, ठीक है, पोजीशन वो चेंज ही नहीं कर पाएगा, देन क्या होगा कि उसको मतलब प्रेशर से क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं। पुअर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है, अगर सपोज पेशेंट को क्या हुआ है कि बेड सोर हुआ है, ठीक, ये भी एक रिस्क फैक्टर है, अगर हम उसे प्रॉपर मतलब ये कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह उसको प्रॉपर डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, देन उसके टिश्यूज़ वगैरह को भी क्या है, रिस्क है कि प्रेशर अल्सर क्रिएट हो जाए, इसीलिए हमें पेशेंट को क्या करना है, हाइड्रेटेड रखना है, साथ में प्रोटीन, विटामिन सी देना है, ताकि अगर प्रेशर अल्सर क्रिएट हो रहा है तभी क्या हो, हील हो जाए, ठीक है। अब हम डील करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। वार्निंग साइंस ऑफ बेड सोर और प्रेशर अल्सर आर यूजुअल चेंजेस इन स्किन कलर और टेक्सचर। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें यही देखने को मिलता है कि बॉडी में कहीं भी ऐसे अनयूजुअल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ है, डिस्कलरेशन हुआ है, ठीक है, बट मतलब कि गर्माहट या फिर ठंडक, मतलब कंपैरिजन टू अदर बॉडी पार्ट्स हमें वहाँ पे चेंजेस मिल रहे हैं, टेम्परेचर में भी, ठीक है, कलर में भी, देन वो क्या है, एक साइन है किस लिए, बेड सोर के लिए, ठीक है, हो सकता है उस एरिया में स्वेलिंग हो, ठीक, पस लाइक ड्रेन हमें देखने को मिले, एन एरिया ऑफ स्किन दैट फील्स कूलर और वार्मर, जैसे मैंने आपको बताया टच करने पे क्या होता है, या तो कूलर हमें मतलब कि वहाँ ठंडक महसूस होगा, या फिर वार्मर महसूस हो रहा है, ठीक है, कंपैरिजन टू अदर बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में, ठीक है, टेंडरनेस महसूस हो रहा है, ये भी क्या है, एक साइन है, ठीक। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में, स्टेजेस के बारे में। द एरिया लुक्स रेड एंड फील वार्मर, फर्स्ट स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है, जो एरिया रहेगा वो थोड़ा मतलब या तो गर्म मतलब महसूस होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, वहाँ पे रेडनेस हमें थोड़ा देखने को मिलता है। विद डार्क इन एरिया, द एरिया में हैव ब्लू और पर्पल टिंट्स, मतलब ब्लू या पर्पल टिंट हमें प्रेजेंट हो, पर्सन में ऑल्सो कंप्लेन दैट इट्स बर्न हॉट टीचिंग, ये भी कंप्लेन कर सकता है पेशेंट, ठीक है। स्टेज 2, द एरिया लुक्स मोर डैमेज एंड मे हैव एन ओपन सोर, मतलब इसमें क्या होता है कि वो स्किन जो है और डैमेज हो चुका रहता है थोड़ा, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि वहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन, यानी हमें छाले देखने को मिलता है सेकेंड स्टेज में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सन कंप्लेन्स ऑफ सिग्निफिकेंट पेन, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि हमें पेन हो रहा है उस एरिया में, एंड द स्किन अराउंड द वुंड में भी डिसकलर्ड, मतलब कलर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। फिर थर्ड स्टेज, द एरिया हैव अ क्रेटल लाइक अपीयरेंस ड्यू टू डैमेज ब्लड सेल्स, इसमें क्या होता है कि जैसे कि पहले स्टेज में तो क्या हो रहा था, एपिडर्मिस इन्वॉल्व हो रहा था, सेकेंड स्टेज में एपिडर्मिस डर्मिस दोनों, बट थर्ड स्टेज में क्या होता है कि सबक्यूटेनियस भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक, यानी एपिडर्मिस डर्मिस साथ में सबक्यूटेनियस भी इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें क्या होता है, फैट्स वगैरह विजिबल हो जाते हैं थर्ड स्टेज ऑफ बेड सोर में, ठीक। फिर
फोर्थ स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है, ये बहुत ही मतलब सीवियर कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का मतलब इवन बोन्स वगैरह जो होते हैं वो भी विजिबल होते हैं, मतलब कि मसल, टेंडन, ये सारे तो विजिबल होंगे ही। एपिडर्मिस, डर्मिस के साथ में इवन हम लोग को जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, ये भी विजिबल हो जाता है, जो कि बहुत ही मतलब डेंजरस कंडीशन होता है। फिर अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, प्रेशर एरियाज़ के बारे में, मतलब वे कौन कौन से प्रेशर एरियाज़ हैं जहाँ हमें बेड सोर या प्रेशर अल्सर देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। तो पहला तो हो गया बटक्स एंड टेल बोन, ठीक है। स्पाइंस हो गए आपके, शोल्डर ब्लेड्स हो गए, स्कैपुला रीजन जो होता है स्कैपुला वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। बैक ऑफ आर्म और लेग्स हमें देखने को मिलता है, ठीक। एंकल, हील, शोल्डर, टेल बोन्स, एल्बो, फिर बैक ऑफ हेड यानी ऑसिपिटल रीजन जो होता है वहाँ पे भी। ये लेटरल पोजीशन मैंने आपको शो किया है कि पेशेंट जब लेटरली अगर लाई कर रहा है देन उसके ईयर साइड में हमें देखने को शोल्डर, ये एल्बो हो गया, एंड देन ये क्या हो गया, हिप रीजन हो गया, ठीक है, नी हो गया, इन सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सुपाइन पोजीशन है, जैसे बैक ऑफ हेड ऑसिपिटल रीजन है, ठीक है। शोल्डर ब्लेड में, लोअर बैक में, एल्बो में, हील में, इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर सोर्स। अगर पेशेंट फाउलर्स पोजीशन में है देन हमें हेड, शोल्डर, सैक्रम रीजन, बटक्स, हील, ठीक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिवेंशन के बारे में। चेंजिंग पोजीशन फ्रीक्वेंटली बिटवीन एवरी 15 to every 2 hours डिपेंडिंग ऑन अ पोजीशंस पर्सनस नीड। इसमें ये कहा गया है कि पेशेंट जो है या फिर जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उस मतलब उसको हमें क्या करवाना है कि वो बेड सोर प्रिवेंट हो, तो हमें हमेशा मतलब हर 15 से 2 घंटे में हमें उसकी पोजीशन में चेंजेस लाना है, ठीक है। इंस्पेक्ट द स्किन एवरी डे, यानी हमें पेशेंट के स्किन को इंस्पेक्ट करना है कि कोई भी डिस्कलरेशन या फिर कोई भी ऐसे साइन एंड सिम्टम्स तो हमें नहीं दिखा रहे हैं जो बेड सोर की तरफ मतलब ले जाते हो, ठीक। कीपिंग द स्किन क्लीन एंड ड्राई, हमें स्किन को क्लीन एंड ड्राई रखना है ताकि क्या हो, इन्फेक्शन वगैरह कॉज ना हो, जिसके कारण इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा देन स्किन डैमेज नहीं होगा, ठीक है, इंजरी नहीं होगी देन बेड सोर नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना है, स्किन का ड्राई एंड क्लीन रखना है। मेंटेनिंग गुड न्यूट्रिशन, यानी हमें पेशेंट को गुड न्यूट्रिशन की तरफ ले जाना है, यानी बोलना है कि वो प्रॉपर डाइट ले, ठीक है, विटामिन सी एंड प्रोटीन रिच डाइट ले। अगर वो अल्कोहल यूज़ कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको हमें अवॉइड करने के लिए बोलना है, ठीक। और डूइंग एक्सरसाइज इवन वाइल इन बेड, मतलब कि अगर पेशेंट बेड पे भी है तभी हमें हल्का फुल्का एक्सरसाइज के लिए बोलना है, ताकि क्या करे, वो अपने हैंड्स और लेग्स को रोटेट वगैरह करेगा, थोड़ा मूव करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे सर्कुलेशन होगा, तो हमें एक्सरसाइज के लिए बोलना है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस, यानी कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं बेड सोर के, ठीक है। तो पहला आपका सेल्यूलाइटिस हो गया। सेल्यूलाइटिस इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, ठीक है, ये इन्फेक्शन है स्किन के। इसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कनेक्टेड सॉफ्ट टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। इट कैन कॉज वार्मनेस, इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा, ठीक। पीपल विद नर्व डैमेज ऑफ्टन टू फील पेन इन द एरिया, ऑफ्टन डू नॉट फील, मतलब पेशेंट जो होते हैं जिनका नर्व डैमेज वगैरह, पैरालिसिस वगैरह के पेशेंट जो होते हैं उनका क्या होता है कि उनको पेन वगैरह फील नहीं होता, बिकॉज उनका उस एरिया का सेंसेशन लॉस होता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज किस लिए, क्योंकि सेल्यूलाइटिस की वजह से। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, ये भी एक आपका कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि एन इन्फेक्शन फ्रॉम अ प्रेशर सू कैन बोरो इनटू जॉइंट्स एंड बोन्स, मतलब कि अगर क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ है प्रेशर सोर की वजह से, तो वो क्या हो सकता है कि जॉइंट्स और बोन को भी इन्वॉल्व करेगा। इसमें क्या होगा, जॉइंट इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम सेप्टिक एर्थाइटिस के नाम से भी जानते हैं, एंड कैन डैमेज कार्टिलेजेस एंड टिश्यूज, जिसके कारण क्या होगा, कार्टिलेजेस और टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। बोन इन्फेक्शन, जैसे कि बोन इन्फेक्शन को हम ऑस्टियोमाइलाइटिस के नाम से भी जानते हैं, कैन रिड्यूस द फंक्शन ऑफ जॉइंट्स एंड लिम्स। ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा तो उसमें क्या होगा, पेशेंट के मतलब पेशेंट क्या करेगा, रिड्यूस हो जाता है उसके फंक्शंस, जॉइंट एंड लिम्स के जो फंक्शंस होते हैं। कैंसर, अगर लंबे समय से क्या हुआ है, प्रेशर अल्सर हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो वहाँ पे लंबे समय से प्रेशर होने के कारण वहाँ पे डेवलप होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक। वो हील नहीं, मतलब कि प्रेशर हुआ है, अगर वो हील नहीं हो पा रहा है, ठीक, देन उसके कारण क्या होगा, कैंसर डेवलप होता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जिसको हम नाम से जानते हैं। सेप्सिस, ये एक रेयर है बट ये भी होता है, और स्किन अल्सर लेड टू सेप्सिस, अल्सर के कारण क्या होता है, सेप्सिस होता है, ईयरली होता है ये। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। रिलीव द प्रेशर, दिस माइट इन्वॉल्व यूजिंग
foam pads or pillow to pump up affected area changing the body position। इसमें क्या होता है, प्रेशर रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि या तो वाटर मैट्रिक्स हो गया या फिर एयर मैट्रिक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो, प्रेशर जो पेशेंट का प्रेशर रिलीफ हो, ठीक है, इसलिए हम ये करते हैं और उसका पोजीशन चेंज करवाते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग द वुंड। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर पेशेंट को बेड सोर वगैरह हुआ रहता है तो हम उसकी वुंड को क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं, हम नॉर्मल सलाइन वगैरह यूज़ करते हैं, डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं क्लीनिंग करने के लिए, ठीक। अप्लाइंग ड्रेसिंग, दिस प्रोटेक्ट द वुंड एंड एक्सेलरेट हीलिंग। हमें ड्रेसिंग अप्लाई करते हैं ताकि क्या हो, उसको प्रोटेक्ट करे और इन्फेक्शन वगैरह उस एरिया में कॉज ना हो। यूजिंग टॉपिकल क्रीम्स, एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, इन्फेक्शन को हम रोक सकें, ठीक है। वाइल बैरियर क्रीम्स कैन प्रोटेक्ट डैमेज, और मतलब बैरियर क्रीम्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि डैमेज वगैरह से प्रोटेक्ट कर सके स्किन को। सर्जरी, फिर हम क्या करते हैं कि अगर जब कि ये बेड सोर जब ज़्यादा सीरियस हो जाता है, मतलब कि सीवियर स्टेज में पहुंच चुका रहता है, तो देन हमें सर्जरी करवाते हैं पेशेंट का, ठीक है। लार्ज बेड सोर दैट फेल्स टू हील, मतलब कि अगर वो हील नहीं हो पाता है देन उसको सर्जरी की ही ज़रूरत पड़ती है। वन मेथड ऑफ सर्जिकल रिपेयर इज़ टू यूज़ अ पैड ऑफ योर, उसमें क्या करते हैं कि फ्लैप सर्जरी करवाते हैं, यानी बॉडी के ही एक एरिया से हम उठाते हैं स्किन, देन सर्जरी उस एरिया को हम वहाँ पे जहाँ जिस एरिया में ये हुआ रहता है बेड सोर, वहाँ पे हम क्या करवाते हैं, फ्लैप सर्जरी के थ्रू ये होता है, ठीक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि एसेस करना है, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स वगैरह जो डेवलप करता हो क्या, प्रेशर अल्सर को या फिर बेड सोर को। देन फिर हमें क्या करना है कि जनरल कंडीशन के स्किन की जो जनरल कंडीशन होती है हमें वो एसेस करना है, ताकि हम क्या पता कर सकें, जो अर्ली साइंस हैं बेड सोर के भी हम पता कर सकें। इसी के कारण हम क्या करेंगे, बेड सोर होने से पेशेंट को मतलब कि ना हो, इसलिए हम जल्दी पता करेंगे, ठीक, प्रिवेंट कर सकेंगे। कीपिंग द पेशेंट क्लीन एंड ड्राई, हमें पेशेंट को क्लीन एंड ड्राई रखना है। चेक फॉर प्रिवेंटिंग इरिटेशन, एडवाइस पेशेंट और केयर गिव टू अप्लाई बैरियर क्रीम्स, हमें पेशेंट को क्या रखना है, क्लीन एंड ड्राई रखना है, साथ में इन्फेक्शन वगैरह ना हो उससे हमें प्रिवेंट करना है, एंड साथ में क्या करना है, बैरियर क्रीम्स वगैरह को अप्लाई करने के लिए बोलना है। रिमूविंग प्रेशर ऑन द अफेक्टेड एरिया, यानी कोई भी ऐसे अफेक्टेड एरियाज वगैरह हैं, हमें बताना है कि पेशेंट क्या करे कि मतलब उस एरिया से हमें प्रेशर रिमूव करना है। पेशेंट को सर्कुलर मतलब एक थोड़े से छोटे से एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे ताकि अपने हैंड्स और लेग्स को मूव करे, ताकि क्या हो, प्रेशर रिलीफ हो उस एरिया से। या फिर अगर मतलब हम उसको वो एयर मैट्रिक्स या फिर वाटर मैट्रिक्स वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन प्रोटेक्टिंग द वुंड विथ मेडिकेटेड गॉज और अदर स्पेशल ड्रेसिंग, मतलब हम प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, और इन्फेक्शन वगैरह से पेशेंट को बचा के रखेंगे। कीपिंग द वूंड क्लीन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें वूंड को क्या रखना है, क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, ठीक। और हमें क्या करना है कि गुड न्यूट्रिशन की तरफ उसको लेके जाना है, यानी प्रॉपर डाइट के बारे में बताना है। खासकर अगर उसको बेड सोर वगैरह हुआ है तो हम क्या बताएंगे कि वो यूज़ करे क्या, प्रॉपर डाइट लिए, साथ में प्रोटीन है जो कि क्या करेगा, प्रोटीन अगर पेशेंट लेगा तो उसके वुंड को जल्दी हील करेगा, साथ में विटामिन सी के साथ में, और साथ में उसको हम बोलेंगे कि वो हाइड्रेटेड यानी वाटर वगैरह प्रॉपर ले, फ्लूइड वगैरह ले, ठीक। एट लास्ट कंक्लूजन में यही है कि द बेड सोर आर ट्रीटेबल ऑल्दो फुल हीलिंग इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, मतलब कि बेड सोर ट्रीटेबल है बट अगर वो सीवियर केस में चला गया है देन पूरी तरह से वो ठीक नहीं हो सकता, बट हाँ मतलब सर्जरी वगैरह के थ्रू उसको हम ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।